दोस्तों नमस्कार। चंद मिनट का वक्त और उस चंद मिनट के अंदर ही सैकड़ों जिंदगियां ख़त्म हो गई। कितने परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। वो वापस लौट करके कभी नहीं आएंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एयर इंडिया की फ़्लाइट संख्या AI-171 का, जो कि अहमदाबाद के अंदर क्रैश कर गया। उड़ान भरने के तुरंत बाद ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया और कहा यह जा रहा है कि ये जो क्रैश हुआ है प्लेन, ये हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश है, क्योंकि इसमें मृतकों की संख्या बहुत ही अधिक है। जो एक सबसे लेटेस्ट CCTV फुटेज रिलीज़ किया गया है उसको यहाँ पर देखना बेहद ज़रूरी है। इस फुटेज के अंदर आप ये देखेंगे कि ये जो एयर इंडिया का फ़्लाइट AI-171 है, ये जैसे ही टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ करने के तुरंत पश्चात ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते हुए ये वहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं, जहाँ पर कि एक मेडिकल कॉलेज का वो छात्रावास बताया जाता है और ख़ास करके छात्रावास का भी वो मेस का एरिया है, जहाँ पर लोग बैठ करके उस टाइम पर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लंच कर रहे थे। उसी बिल्डिंग में एयर इंडिया का ये फ़्लाइट जा कर के घुस गया, टकरा गया और फिर जो वहाँ पर हादसा हुआ, जो वहाँ पर घटना हुआ, वो बहुत ही ख़तरनाक, दर्दनाक और विभत्स हादसा हुआ, जिसको देख करके हमारे और आपके रूह कांप जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगी। ये जो एयर इंडिया का फ़्लाइट था AI-171, इसमें जो रिकॉर्ड बताया गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड बताया गया है, उसके अनुसार 242 टोटल 242 लोग थे और 242 में से इसमें 230 जो थे वो पैसेंजर थे, यात्री थे। 12 जो थे वो प्लेन को देख रेख करने वाले थे, जिसमें कि 10 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट थे। और ये जो यात्री है 230 जिनकी संख्या बताई जा रही है, इसमें से भी आपको मैं बता दूं कि भारतीय यात्री की संख्या 169 बताया जा रहा है और ब्रिटिश मूल के जो इसमें यात्री थे, ब्रिटिश के, ओबियसली ये फ़्लाइट चूँकि लंदन जा रहा था तो ब्रिटिश नागरिक भी उसमें होंगे ही होंगे। तो जो ब्रिटिश नागरिक थे उनकी संख्या 53 बताई जा रही है। कनाडा का एक व्यक्ति उस फ्लाइट के अंदर था और 7 लोग पुर्तगाल के थे। ये सभी लोग हंसी खुशी उस फ्लाइट में बैठ करके और लंदन जा रहे थे, लेकिन इनको क्या पता कि नियति को कुछ और ही मंजूर है और ये जो इनकी यात्रा है ये इनकी ज़िंदगी की अंतिम यात्रा बन जाएगी। दुर्घटना के पश्चात वहाँ से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डरावनी है, वो बेहद खौफनाक है और स्थिति ये है कि डेड बॉडीज़ को पहचान नहीं पाएंगे आप। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बोला है कि DNA के माध्यम से पहचान की जाएगी, क्योंकि वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो इस तरीके से आग में जल चुकी हैं, इस तरीके से झुलस चुकी हैं कि उनका चेहरा भी आप पहचान नहीं सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए, आप कल्पना कीजिए कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, कितना ये दर्दनाक और कितना डरावना एक्सीडेंट ये रहा होगा। और इसीलिए संभवतः इसको हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे मेजर प्लेन क्रैश माना जा रहा है। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि मृतकों की संख्या बहुत अधिक है। इसमें जो टोटल 242 इसमें बताए जा रहे हैं, मतलब पायलट और क्रू मेंबर्स को लेकर के, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति बचा है जो रिपोर्ट है। और PIB का जो ट्विटर हैंडल है हिंदी का, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ एक वो व्यक्ति, लक्की इंसान, कहते हैं ना कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, तो वो एक व्यक्ति है, वही बच्चा है। उसका नाम रमेश विश्वास कुमार है, जो कि सीट नंबर 11S पर बैठ करके यात्रा कर रहा था। और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे ही जो प्लेन क्रैश किया वो बाहर कूद गया और उसके वजह से वो बच गया। बेशक से उसको चोट लगी है और जला भी है कुछ, लेकिन उसकी जान बच गई। और सबसे जो हाईलाइटेड चीज़ इसमें यह है कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उनका भी इस प्लेन क्रैश के अंदर देहांत हो चुका है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। एयर इंडिया का ये जो विमान था AI-171,
ये ड्रीम लाइनर कैटेगरी का विमान था। ड्रीम लाइनर का मतलब आप सीधा यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस कैटेगरी के जो विमान होते हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त होते हैं। उसकी जो ईंधन क्षमता होती है वो बहुत ज़बरदस्त लेवल की होती है। और इस विमान के बारे में भी कहा यही जा रहा है, इनफैक्ट अमित शाह ने खुद बोला है कि इस विमान के अंदर भी तकरीबन 1.25 लाख लीटर ईंधन मौजूद था, है ना। तो सोचिए कि जब इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रीम लाइनर विमान की ये हालत है तो बाकी विमान जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है जिसमें कि तकरीबन 241 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो कि विमान के अंदर थे, आप इसमें वो गणना शामिल अभी नहीं है जो कि उस मकान के अंदर थे, उस बिल्डिंग के अंदर थे जिस बिल्डिंग में ये विमान जा कर के टकराया और घुस गया। जाहिर सी बात है कि उसमें भी लोग थे, खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर भी जान माल की क्षति हुई होगी। लेकिन उसके बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं आया है कि उस मकान में जो लोग थे उपस्थित उस वक्त उनमें से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं, वो आंकड़ा अभी आना बाकी है। तो ये जो दुर्घटना हुआ है विमान का, इसके कई कारण हो सकते हैं, इसके काफ़ी सारे तकनीकी पहलू भी हो सकते हैं कि आखिर गड़बड़ी कहाँ थी। क्या जो एयरपोर्ट है वहाँ पर गड़बड़ी थी, फ़्लाइट में गड़बड़ी थी, क्या तकनीकी गड़बड़ी थी, ये जांच का विषय है ना। इसका जब जांच होगा, प्रॉपर तरीके से जांच होगा, तब जा कर के इसका जो वास्तविक कारण है उसके बारे में हमें पता चलेगा। अभी उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुआ, इसके पीछे जो है मुख्य वजह क्या है। और संभवतः जो प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, तो हो सकता है कि वो ब्लैक बॉक्स से जब चीज़ें बाहर आएंगी उसको सुना जाएगा तो शायद कुछ कारणों के बारे में पता चले। और जो विशेषज्ञ हैं वो इसके बारे में जब जांच करेंगे तो इसके और कौन कौन से कारण हो सकते हैं इस दुर्घटना का, वो चीज़ें हमारे सामने आएगी ज़रूर। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जिस पर मैं सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने इस देश में चीज़ों को औने पौने दामों पर लगातार बेचा जा रहा है, उसको निजी हाथों में दिया जा रहा है। और जब चीज़ें निजी हाथों में जाती है, जब वो प्राइवेट हो जाती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कोई भी एक व्यापारी है, जब वो व्यापार करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ होता है मुनाफा कमाना, उसको वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एयरपोर्ट के देख रेख की जो जिम्मेदारी है वो मोदी जी के परम मित्र अडानी जी के पास है। ये जो एयर इंडिया का विमान है ये भारत सरकार का विमान नहीं है। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है और बहुत शर्मनाक है कि दुनिया का इतना बड़ा देश हमारा, जो कि जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे करने का वादा करता है, उसके पास अपना कोई विमान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इस विमान को भी बेच दिया है, टाटा के हाथों में दे दिया है। तो यहाँ पर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतने बड़े लेवल का दुर्घटना हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, तो इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या इसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, क्या इसकी जिम्मेदारी अडानी साहब लेंगे, या फिर इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के उड्डयन मंत्री लेंगे, या फिर इसकी जिम्मेदारी टाटा कंपनी लेगी। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और निजीकरण, जैसा कि मैंने कहा, आपको एक वाक़या यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ। याद कीजिए उस दिन को जब शिवराज सिंह चौहान, जो कि नरेंद्र मोदी के सरकार में कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, और इन्होंने खुद कहा था कि विमान के अंदर जिस सीट पर मैं बैठा था वो सीट टूटा हुआ था, और फिर दोबारा जब मेरी सीट चेंज की गई तो वो सीट भी टूटा हुआ था। अब सोचिए कि भारत सरकार का एक मंत्री जो कि सरकार में शामिल है, जिसकी पार्टी का सरकार है, जब उसका ये हाल है तो देश का जो आम व्यक्ति है, हवाई जहाज़ में घूमने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या हैसियत है इन प्लेन्स के जो ऑपरेटर्स हैं,
उनके नज़र में आप इसका इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि जब आप चीज़ों को प्राइवेटाइज करते हैं, जब उसका निजीकरण करते हैं और जिस व्यक्ति के हाथ में वो चीज़ को सौंप देते हैं, उसके लिए सबसे मूल चीज़ मुनाफा कमाना हो जाता है। उसके लिए सुविधा या फिर बाकी जो चीज़ें हैं, कल्याण, वो सब चीज़ें सेकेंडरी और टर्शियरी हो जाती है। उसको हर हालत में ये दिखाई देता है कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ मैक्सिमम, और वही वो कोशिश करता है। और नरेंद्र मोदी जी जो कि खुद कहते हैं कि मैं तो गुजराती हूँ, मेरे जीन्स में व्यापार है, तो नरेंद्र मोदी भी एक व्यापारी ही हैं और ये भी अपनी जिम्मेदारियों से हर वक्त बचते हैं। इनके लिए देश के जो नागरिक हैं उनके सुरक्षा का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना कि यात्री अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करे। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ मुनाफा देखते हैं, राजनीतिक लाभ देखते हैं, और इनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनका मुनाफा देखते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को कुछ नहीं दिखाई देता है। इस देश में इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई, क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या किसी ने भी इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए? नहीं। क्यों देंगे भाई? राजनाथ सिंह तो खुद बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बीजेपी है, और बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता है। मतलब क्या है कि बीजेपी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिम्मेदारी लेने की प्रथा ही नहीं है, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रथा ही नहीं बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर सिर्फ एक ही प्रथा है और वो है क्रेडिट लेने की। और क्रेडिट भी कौन लेता है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अंतिम बात यही है कि जब एक इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो गया जिसमें कि 241 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और आगे ये संख्या बढ़ने की संभावना है, तो आखिर इस बड़े हादसे के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस चीज़ के ऊपर इस देश के हर एक नागरिक का ध्यान होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुँचा दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।